हेलो, नमस्कार, राम राम, खमा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आर पे स्टडी पर। और आप सभी को पता है कि आपका जो CET 10+2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अपनी तैयारी चल रही है, जिसमें अपन पूरा आज एक मॉडल पेपर करने वाले हैं CET का। हूबहू ऐसा ही पेपर है वो आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि ग्रेजुएशन वाली CET में भी कठिन बना बना के प्रश्न ज़्यादा दिए गए, कुछ प्रश्न डायरेक्ट बहुत ईजी सीधे भी दिए गए, कुछ कठिन भी दिए गए। तो सारे प्रकार के प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइएगा और फटाफट से इन प्रश्नों के आंसर बताइएगा कि क्या आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। उत्तर के अंदर कौन आता है पहले उसको लिखेंगे, फिर दक्षिण वाले को सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, ये तांबा खदान केंद्र है जहाँ से तांबा निकलता है। तो यानी कि कुल मिला के मानचित्र के अंदर आपको जिले भरने आने चाहिए और कुछ नहीं पूछा है। भीलवाड़ा अपना जिला, आप सभी कहोगे सर कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अलवर ऊपर आता है काफी। ठीक है, खेतड़ी नीम का थाना और ऊपर हो जाता है, और उदयपुर लगभग भीलवाड़ा के भी क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो इससे एक चीज पता चली कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले खेतड़ी आएगा। सबसे ऊपर नीम का थाना वाला खेतड़ी, तो डी सबसे पहले देखो, एक तो डी ऑप्शन में आ रहा है, एक ए में आ रहा। सबसे लास्ट में दक्षिणी जिला उदयपुर है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में बी आएगा, यहाँ भी लास्ट में बी और यहाँ भी लास्ट में बी है। चलिए अब बात करते हैं कि सेकंड लास्ट कौन होगा। तो आप सभी को पता अलवर काफी ऊपर है जबकि क्या भीलवाड़ा नीचे है। तो 3 नंबर पे कौन आएगा, 2 नंबर पे आपका अलवर आ जाएगा। ठीक है, तो डी के बाद सी अलवर आएगा, फिर आपका भीलवाड़ा, सबसे लास्ट में हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो भी साथी ए बता रहे वो सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लोक कथाएं 1960 से 1975 के संग्रह से उद्धृत बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। मित्रों वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि अब की बार जो साहित्य दिवस वगैरह मनाया गया था उसमें विजयदान देथा जी का काफी उल्लेख हुआ और उनके नाम पर ही मनाया जा रहा है। तो विजयदान देथा से प्रश्न आने की पूरी संभावना बनती है आपकी। इनको बिजी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। तो वातांगी फुलवारी आप सभी को पता है कि विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। इसके खंड पूछे जाते हैं कि कितने खंडों में लिखी हुई है। 14 खंड है। कितने खंड है इसके, 14 खंड है। जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी साथी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि गणगौर पर्व समर्पित है। बताइए दोस्तों, जो गणगौर का त्यौहार होता है वो किसको समर्पित है, यह आपसे पूछा गया। गणगौर, देखिए गणगौर आपसे पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम क्या मनाते हैं, गणगौर का त्यौहार मनाते हैं। गण और गौर, गण भगवान शिव और गौर पार्वती जी हैं, तो देवी पार्वती जी और भगवान शिव को समर्पित ये त्यौहार है। तो मेरे जो भी भाई बहन ए ऑप्शन बता रहे वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बाकी फेमस प्रश्न राजस्थान का कि लच्छी राम जी किस लोक कला या नाटक से संबंधित है। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 4 मित्रों वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा कि लच्छी राम जी का जो संबंध है वो कौन सी ख्याल से है, ये आपसे पूछा गया। बताओ भाई, एला ख्याल से है या कुचामनी ख्याल से है, शेखावटी ख्याल से है। शेखावटी ख्याल में प्रश्न आता है नानू राम जी राणा का। अगर पूछे नानू राम जी राणा का संबंध कैसे है तो शेखावटी ख्याल से अपना हो जाएगा। जयपुर में अपने गुंडजी खाने वगैरह वो आ जाते हैं। ठीक है, और कुचामनी ख्याल और हेला ख्याल तो आप सभी को पता है, हेला ख्याल लाल सोट दोसा वाली है। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया गया है ऑप्शन किसका, कुचामनी ख्याल का, क्योंकि लच्छी राम जी किससे संबंधित है, कुचामनी ख्याल से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छी राम जी। अगला, निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि ये एक बख्तरबंद किला है। राजस्थान के उस कौन से दुर्ग के बारे में मित्रों कहा गया है कि ये जो दुर्ग है ये क्या है, बख्तरबंद दुर्ग है, वो आपको बताना है। राजस्थान के कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है कि ये एक बख्तरबंद दुर्ग है। तो आप सभी को पता, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, अजमेर में भी है। रणथंभौर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग अपना कहाँ पर, आप सभी को पता है कि अपने जयपुर में सिवाना बालोतरा के अंदर। रणथंभौर दुर्ग मित्रों पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है और कंटीले वन वगैरह एक प्रकार से कहेंगे आसपास में है, तो इसको क्या कहा जाता है, बख्तरबंद दुर्ग कहा गया था। कि अन्य सभी दुर्ग तो क्या है, नंगे है, और रणथंभौर का जो दुर्ग है ये बख्तरबंद दुर्ग है। अगला प्रश्न है कि हवा महल का निर्माण किसने कराया था।
अगर आर स्टॉपर से पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। हवा महल के निर्माण की बात की जा रही है कि हवा महल का निर्माण किसने कराया था, तो बताइए मित्रों, सवाई जय सिंह जी ने कराया था, राजा भाटी ने कराया था, राजा मान सिंह ने या प्रताप सिंह ने। ये हवा महल, प्रसिद्ध हवा महल कहाँ का, जयपुर का हवा महल प्रसिद्ध है। और जयपुर के हवा महल का निर्माण आप सभी को मित्रों पता है कि 1798-99 ईस्वी के अंदर सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। तमाशा लोकनाट्य का पूछा जाता है कि तमाशा किसके समय आया था, वही सवाई प्रताप सिंह है जिनके समय तमाशा जयपुर के अंदर आया था। ये वही सवाई प्रताप सिंह हैं जो मित्रों ब्रज निधि के नाम से लिखा करते थे। अगला प्रश्न आपके राजस्थान के किसान आंदोलन से पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, आप खुद को लग रहा होगा, यकीन मानिएगा। अगला प्रश्न है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था। अपन राजस्थान का बिजोरिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं, वहां पे हम जरूर पढ़ते हैं मित्रों कि 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक द्वारा बेरीसाल नामक स्थान पर क्या किया गया था। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल का डंका, ये सारे विजय सिंह पथिक के थे, ठीक है। और इसका अध्यक्ष पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो मन्ना पटेल को क्या बनाया था, मन्ना पटेल को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। तो सी ऑप्शन बताने वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। अगला सवाल है कि राजस्थान सन 1800 ईस्वी में वो कौन सा व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा था। यानी कि मित्रों राजस्थान के लिए 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था। अरे आयरलैंड का वो गोरा जिसका नाम क्या था, जॉर्ज थॉमस था। कहाँ का निवासी था, आयरलैंड का निवासी था। मराठाओं का सेनापति कमांडर वगैरह हुआ करता था और इसने क्या कहा था, राजस्थान को राजपूताना कहा था। अगर राजस्थान पूछे तो 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था, राजस्थान कहा था। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखिएगा। प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक प्रकार से मरुगंगा है अपने राजस्थान की। इसके बारे में पूछा जाता है प्रश्न कि पहला जो चरण था ना, आप सभी को पता है कि ये राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है और इसका जो पहला चरण था उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं था। तो हनुमानगढ़ से सर प्रवेश करती है, ठीक है। बीकानेर इसके अंदर आता है क्या सर, बिल्कुल आता है। गंगानगर है साइड में सीधा हो गया, ठीक है। हनुमानगढ़, गंगानगर, फिर नीचे आएगी बीकानेर। जोधपुर के अंदर क्या है, इस परियोजना का प्रोजेक्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। फिलहाल भी जोधपुर से डायरेक्ट नहर नहीं गुजरती, लेकिन राजीव गांधी लिफ्ट नहर है वो जरूर आती है 176 किलोमीटर लंबी जोधपुर के अंदर। कायलाना झील के अंदर इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है और जोधपुर वासी कायलाना झील से क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। चलिएगा मित्रों, मजा आ गया। अगला प्रश्न आपको क्या करना है, सूची को सुमेलित करना है। कीजिएगा, सबसे अच्छा मिलान कौन करता है, बताइए भाई। एक तरफ रोक कला है, दूसरी तरफ क्या है, कुछ सामग्री लिखी हुई है। पाने, पाने क्या होते हैं, पाने मित्रों छोटे देवी देवताओं के, मतलब एक छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं ना देवी देवताओं के कागज के, उसे क्या कहते हैं, पाने कहते हैं, ठीक है। तो पाने का संबंध हो गया कागज से। ये पाना मशीन को खोलने वाला पाना नहीं है रे, ध्यान रखना, ठीक है सर। उसके बाद फड़ चित्रण। अगर फड़ चित्रण की बात करें तो कपड़े के ऊपर क्या है, कपड़े के ऊपर मित्रों देवी देवताओं की यशोगाथा वगैरह लिखी जाती है, उसको क्या कहते हैं, फड़ चित्रण कहते हैं। तो उसके बाद आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद कावड़, आप सभी को पता है, श्रवण कुमार को याद करते हो, लकड़ी की कावड़ बनाकर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेके गया था, वो कावड़ हो गई। और मांडने फरसियां दीवार पर सजाए जाते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो गया, सही हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। थेवा कला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है या आरंभ हुई थी, बताइए। थेवा कला के बारे में जब जब प्रश्न पूछा जाता है तब मित्रों क्या है, कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर प्रतापगढ़ का नाम जरूर आता है और प्रतापगढ़ का वो सोनी परिवार हमें जरूर याद आता है कि थेवा कला के लिए विशेषकर प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो समर्पित है। कांच का रंग, जो कांच होता है मित्रों क्या है, उसके ऊपर सोने की क्या है, कलाकारी की जाती है। तो यहाँ पे आपका हो गया। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड, रिको का पूरा नाम है। रिको ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है, वो आपसे पूछा गया। रिको के बारे में आपसे पूछा जाता है अलग एकदम पार्टिशियली रूप से 1980 के अंदर इसकी स्थापना होती है, आप सभी को पता है। और रिको ने आप सभी को पता है कि
एक तो कोटा के अंदर एग्रो फूड पार्क बनाया है, एक जोधपुर के बोरानाडा में बनाया है, एक उद्योग विहार पूछा जाता है तो गंगानगर के अंदर बनाया है, उद्योग विहार अलवर के क्षेत्र में भी है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिला है कोटा, तो कोटा अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आप सभी को पता है, सलमान खान एक बार फिर से सुर्खियों के अंदर है, जहां लॉरेंस बिश्नोई भी उनके सामने है। टक्कर का मुकाबला रहने वाला है, तो सभी दबाकर क्लास को कर देंगे लाइक। क्यों सर हैं, बताएंगे वापस से क्या है, एक बार हिरण वाली बात है, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए है? जो अमृता देवी बिश्नोई की बात की जाए, अगर बात की जाए बिश्नोई संप्रदाय की, तो आपका क्या है मित्रों, पर्यावरण प्रेमी संप्रदाय कहा जाता है। राजस्थान के दो संत संप्रदाय आपको याद रखने, जिन्हें पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। एक तो बिश्नोई संप्रदाय जिसमें संत जाम्बू जी हुए हैं, जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। दूसरे आपके क्या है, पटेल या कलबी जाति के जो मुख्य देवता है, जिन्हें राजा राम जी कहा जाता है, संत राजा राम जी महाराज है, ये मित्रों क्या है, पर्यावरण संरक्षक हुए हैं। तो दोनों को अच्छे प्रकार से याद रखना है। यहाँ पे हमें पूछा गया अमृता देवी बिश्नोई से प्रश्न, तो अमृता देवी बिश्नोई आप सभी को पता है कि खेजड़ी पेड़ों को बसाने के लिए क्या हुई थी, शहीद हुई थी। 363 लोग कुल शहीद हुए थे। खेजड़ी का मेला लगता आप सभी को पता है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताइए जिसने कि गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को अमरत्व प्रदान किया। मित्रों केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश है, ये गीत है, इसको एक प्रकार से कहें तो प्रसिद्धि किसने दिलाई? देखो गाया किसने है, सर्वाधिक बार किसने गाया वो मैं तो नहीं करता, फेमस किसने किया है? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान की मांड गायकी अल्लाह जिल्ला बाई मित्रों क्या है, जिसे राजस्थान की क्या कहते हैं, मरु कोकिला कहते हैं, मीठी कोयल, मरुधर की कोयल कहा जाता है अल्लाह जिल्लाबाई को। उन्होंने केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को क्या दिलाई है, प्रसिद्धि दिलाई है। अगला प्रश्न आपके सामने राजस्थान की पॉलिटी से है मित्रों, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ना है और सही कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। चलिएगा, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करेगा, कि विधानसभा का अध्यक्ष है ये उस दिन बनाया जाएगा जिस दिन सदन कहेगा। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होगा। उस तिथि की, उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को देंगे। बिल्कुल, राज्यपाल तय करके प्रत्येक सूचना है वो प्रत्येक सदस्य को देंगे कि आपके इस दिन क्या है, इसका चुनाव किया जाएगा। तो यहाँ पे एक गलत हो गया और दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि पहला गलत और दूसरा सही हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की मित्रों बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता है। माउंट आबू को मित्रों क्या है, माउंट आबू को सरदार पटेल है वो हड़प गए थे। बाद में कौन सा आयोग बना जिसके क्या है, जिसकी सिफारिश पर माउंट आबू का राजस्थान में विलय किया गया। सबसे अंत चरण में अजमेर मेरवाड़ा रहा था, उसको भी क्या है मिलाया गया छट्टे के अंदर दोनों को। तो बताइए वो कौन सा आयोग था? तो फैजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग का आपने नाम सुना होगा, 1953 वाला, और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग या फैजल अली आयोग इसको कहा जाएगा। ठीक है सर। अगला प्रश्न, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? मित्रों प्रश्न पूछा गया है कि अचलदास खींचीरी वचनिका है, इसको लिखा किसने है, इसके लेखक कौन है? बताइएगा मित्रों, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? गागरोन के शासक हुए अचलदास खींची हैं, तो ये लिखी है शिवदास गांडव ने। तो शिवदास जी कहाँ हैं? ये ऑप्शन ए में है, शिवदास जी गांडव के द्वारा लिखी गई है अचलदास खींचीरी वचनिका। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न था। और अगला प्रश्न तो भाई साहब इससे भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि उदयपुर में अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद का जो सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता कितने की थी, वो आपसे पूछा गया। मित्रों राजस्थान के उदयपुर के सलोटिया मैदान के अंदर, कौन सा मैदान था? सलोटिया मैदान के अंदर आप सभी को पता है कि क्या है, सलोटिया मैदान के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर क्या है, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद है जो उसका क्या है 1946 के अंदर क्या है अधिवेशन हुआ था 7वां, और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और शेख अब्दुल्ला भी आए थे। कौन आए थे? शेख अब्दुल्ला भी इसके अंदर आए थे। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? मित्रों आरपीएससी गारंटी अधिनियम है वो कौन से वर्ष आया था, वो आपसे पूछा गया। आजकल आरपीएससी का मामला बड़ा टेढ़ा चल रहा है, आप सभी को पता है। जो एसआई भर्ती का पर्चा लीक हुआ था, एसआई भर्ती की रिपोर्ट है वो जो कमेटी बनी थी, जोगाराम पटेल जो हमारे केंद्रीय संसद का विधि मंत्रालय और कार्य वाले है मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने फैसला दे दिया है कि साहब एसआई भर्ती तो रद्द होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता
होता है। चलिए फिलहाल तो यही बताइए कि आरपीएससी गारंटी अधिनियम है ये कब आया था? तो मित्रों ये 2011 के अंदर आया था, 14 नवंबर 2011 को। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिएगा मित्रों, चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, दुआओं में याद रखेंगे। पहले प्रश्न का आंसर बताएंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मित्रों राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना शुरू की थी। यह पेंशन किस मंत्रालय के द्वारा दी जाती है वो आपसे पूछा गया है। बताइएगा भाई कौन सी हो जाएगी? विधवा तलाक सूखा वगैरह है, और 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो प्रत्येक महिला है उनको ये दी जाती है नारी पेंशन सम्मान योजना। और ये आप सभी को पता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देता है। जो आपको छात्रवृत्ति देता है ना, बड़ी वाली 5,000 वाली तो मुख्यमंत्री देता है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग बड़ी बड़ी छात्रवृत्ति देता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर है? मित्रों राजस्थान की कुल जो कार्यशील आपकी है जनगणना वो 42% के आसपास है। अब उसमें से ये पूछा गया कि कृषि से कितनी जुड़ी हुई है, तो ये तो आंकड़े मुझे यहाँ पे थोड़े से क्या लग रहे हैं, डाउट लग रहे हैं भाई। ठीक है, ये आंकड़े क्या है यहाँ पे डाउट लग रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार अपन क्या करेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि 42% ऑल ओवर कार्यशील है। इसने कृषि का पूछा जो इसके अंदर नहीं दिया गया है नए अपडेट्स के अनुसार, हालांकि 2011 के अपडेट से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 56, 77, 80 और 92 याद रखोगे। 56, 77, 80 और 92, 1956, 1977, 80 और 92 के अंदर क्या है लागू हुआ था। निम्न में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। राजस्थान के उस कौन से शासक को मिर्जा राजा के रूप नाम से जाना जाता है? मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह, भगवंत दास या भारमल? तो मित्रों इसमें हमें जय सिंह को सही माना जाएगा कि जय जो एक प्रकार से कहेंगे मिर्जा की उपाधि है वो शाहजहां ने इनको दी थी, तो जय सिंह हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? अभी आपको बताया कि चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाते हैं। अगर मेरे मित्र पूछ ले गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, तो याद रखना राजसमंद की प्रसिद्ध है गुलाबी गणगौर। धींगा गणगौर पूछे तो उदयपुर भी आता है और जोधपुर भी आता है। कंफ्यूज मत होना रे, दोनों याद रखना, लेकिन सही उदयपुर को करना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? बताइए मित्रों, राजस्थान का वो कौन सा समाचार पत्र था जिनका संबंध भूप सिंह से नहीं था? अरे सर भूप सिंह कैसे बोल दिया? अरे विजय सिंह पथिक का मूल नाम पूछे तो मेरे लाडलों याद रखना भूप सिंह था। ठीक है, ठीक है। तो आप सभी को पता राजस्थान केसरी राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र है, नवीन राजस्थान सेवा संघ का, तरुण राजस्थान सेवा संघ का है। तो इनका संबंध विजय सिंह पथिक से होगा, लेकिन राजस्थान ज्योति का संबंध है वो क्या है, इनसे नहीं था। अगला, निम्न में से किस पद पर निर्वाचन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया? बताइए। बाबोसा, भैरव सिंह शेखावत को बाबोसा के नाम से जाना जाता है। तो बाबोसा ने क्या है, हाँ फिल्म देखी थी क्या, मारवाड़ी राजस्थानी वाली, कौन सी, लव यू हमारी जान राजस्थानी फिल्म देखी थी क्या? हाँ, बाबोसा का वहां उल्लेख बहुत बार हुआ। तो बताइए भैरव सिंह शेखावत ने क्या भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे क्या भैरव सिंह शेखावत? चलिएगा आप सभी को बात करते हैं आगे की। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं भैरव सिंह शेखावत क्या? तो देखिए भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत थे। प्रथम गोंग कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे भैरव सिंह शेखावत, तो ये भी सही है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे क्या भैरव सिंह शेखावत? अरे नहीं रहे हैं, अरे नहीं रहे सर। प्रोटेम स्पीकर क्या है, जरूर रहे थे। तो विधानसभा अध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत नहीं रहे थे। सी बार यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? मित्रों राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो आप सभी को पता है कि 15% का प्रावधान रखा गया है। टोटल हमारे पास सीटें हैं कितनी, 200। तो 200 का 15% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 30। तो मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री है वो हो सकते हैं, सीधा रटा हुआ याद रखना है। राजस्थान में सामेड़ा प्रथा का संबंध है। बताइए भाई, सामेड़ा किया जाता है ना, सामेड़ा, तो बताइए सामेड़ा प्रथा क्या है? आपका सामेड़ा हो गया होना, बताना कमेंट करके भाई। अरे सर क्या है सामेड़ा? वैसे तो एक प्रकार से मेहमान आ जाए कोई ऐसी चीज़ है तब भी सामेड़ा होता, लेकिन यहाँ पे सामेड़ा की बात विवाह से की गई है कि विवाह जब होता है, बारात वगैरह जाती है, तो लड़की के जो पक्ष वाले होते हैं, वधु पक्ष वाले, वो बारात का स्वागत करते हैं ना सामेला से, अगवानी कहते हैं जिसको अपन है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? बताओ भाई। रेट्स टेम्पल, चूहों का मंदिर, यहाँ टेम्पल ऑफ रेट्स, चूहों का मंदिर किसे कहा जाता है? करणी माता के मंदिर को, बेणेश्वर मंदिर को, केला देवी मंदिर को, या जीर्ण माता के मंदिर को? आप सभी को पता है अभी मदन दिलावर जी पर क्या हुआ था, मधुमक्खियों का क्या हुआ था, हमला हुआ था। तो मधुमक्खियों से जीर्ण माता याद रखनी है रेवासा के अंदर, और चूहों से करणी माता देश नोक वाली को याद रखना है। चलिए सर राइट हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस कला विद्या ने अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्म श्री मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। श्रीलाल जोशी का संबंध है वो किस कला से है? सीईटी ग्रेजुएशन वाली में बहुरूपिया कला का पूछा गया था। जानकी लाल भांड, कौन भांड जाति है वो बहुरूपिया कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगर बात की जाए श्रीलाल जोशी की, तो आप सभी को पता है कि श्रीलाल जोशी को 2006 में पद्मश्री मिला था। ये फड़ कला के जनक है, फड़ पेंटिंग से संबंधित है जोशी परिवार आपका, ठीक है। हाँ चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का सर्वाधिक विस्तार है, बताइए। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का राजस्थान में विस्तार है वो किस ओर है? अरावली कहाँ से स्टार्ट होती है? जब राजस्थान का मैप देखते हो, ऐसा मैप है क्या सर? अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, मैप है ना, ऐसे ही बनाऊंगा, मैं मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ यार, ठीक है। तो इधर से अरावली आती है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी सर? ये तो दक्षिण पश्चिम हो रही है। फिर यहाँ तो दक्षिण पश्चिम नहीं है, तो उत्तर पूर्व वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ है। चलिएगा ऊपर से फिर बात की जाएगी। तो यहाँ पे अपन देखें तो ऑप्शन आपके सामने क्या दिया हुआ है कि सर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जा रही है, लेकिन वो ऑप्शन है क्या है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व? सर ऑप्शन तो देर का है। तो चलिएगा फिर इसको राइट करेंगे कि गुजरात से एंटर करती है। अगर इस ओर से माना जाए तो फिर क्या हो जाएगी? अगर हम झुंझुनू वाले एरिया से माने तो उत्तर पूर्व से क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा? इसको छोड़ दिया जाएगा। अगला, भारत के बाजरा उत्पादक राज्य सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बताओ बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, वो आपसे पूछा गया है। बाजरा उत्पादन के अंदर राजस्थान का स्थान पूछा गया, तो सीधी सी बात है कि बाजरा उत्पादन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है? पहला स्थान है राजस्थान का। बाजरा हुई, सरसों हुई, इसमें अपना पहला स्थान है। अगला, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए? बताओ भाई सुनारी सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में है? क्वेश्चन पुराने के अकॉर्डिंग पूछा गया तो झुंझुनू है, नया पूछे तो नीमका थाने के अंदर चली गई है सुनारी सभ्यता। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था? मित्रों लोकायुक्त के लिए 2014 में हमारी कौन सी समिति बनी थी? पॉलिटी से प्रश्न है, तो आप सभी जानते हैं कि लोकायुक्त के लिए हमारी जो समिति बनी थी वो हरिश्चंद्र माथुर समिति थी। तो हरिश्चंद्र माथुर तो ऑप्शन के अंदर है नहीं। अब मैं क्या करूं? अब क्या किया जाए बताइए, आप भी बताइएगा। हैं सर्वप्रथम लोकायुक्त की 2014 की पूछी जा रही है। नरसिंह लोढ़ा आपकी नरपत लोढ़ा क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी, ठीक है। हाँ पहली नहीं पूछी, पहली हरि सिंह वाली थी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लड़कियों को क्या दी जाती है? आजीवन वित्तीय सहायता चरणों में प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना, ये आप सभी को पता है। लाडो को क्या दिए जाएंगे? लाडो को दिए जाएंगे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए दिए जाएंगे 21 वर्ष की होगी तब तक, और ये 7 चरणों के अंदर दिए जाएंगे। कितने चरणों में? 7 चरणों में, याद रखना है। 1 अगस्त 2024 को योजना लागू हुई है। करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। तो इस योजना का उद्देश्य पूछा गया, स्कूल की उपस्थिति और समाप्ति को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का समर्थन करना, पैसे दिए जा रहे तो सारे फायदे ही होने वाले। लो सर डी ऑप्शन राइट है। अगला, हाँ लड़कों को दिया तो फिर बीड़ी बीड़ी पी ले, लड़कियां नहीं पिएगी हैं। ये जरूर हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे नाचेगी जरूर, तो इतने नहीं देने चाहिए। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। चलिएगा अगला प्रश्न बताइएगा कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान के साथ जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है उसका क्या नाम है? तो आप सभी को पता है, प्यारा सा पड़ोसी पाकिस्तान। और रेड क्लिप लाइन लगती है अपनी 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 6 जिले स्थित है, आप सभी को पता है। फलोदी को माना जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान की 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य दर क्या था? मित्रों जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 के अंदर आई थी, आप सभी को पता है। पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो उस समय जो आर्थिक विकास का लक्ष्य दर रखा गया था वो कितना रखा गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो मित्रों वो 7.5% था। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों का स्तर आयुक्त का राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है? मित्रों जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसको राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है? हटाने का अधिकार किसके पास है? तो सीधी सी बात है
कि जब नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन सिफारिश अगर करता है राज्यपाल, तो मुख्यमंत्री एक कमेटी गठित करके इसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, सारा कल हाथ मुख्यमंत्री के काम में होता है। राजस्थान के अंदर तो राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री होता है और केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री होता है। मुनावती कला कहाँ की प्रसिद्ध है, जिसमें ऊंट के चमड़े पर सोने से चित्रकारी की जाती है? बताइए, मुनावती कला जिसे आप उस्ता कला कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊंट की खाल पर पेंटिंग से। उस्ता कला तो बीकानेर की है ना। लो सर, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला आपसे योजनाओं से सवाल पूछा गया, बेहतरीन सवाल रहेगा आज की क्लास का, कि राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन जो योजना है मित्रों, आप सभी को पता है, जल जीवन मिशन योजना के अंदर पूछा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता स्तर कितना है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए छोड़ा जाएगा। इसका आंसर आपको देना है कि केंद्र और राज्य का क्या है, कितने प्रतिशत योगदान है, आने की पूरी संभावना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? भारत के आर्थिक नियोजन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, वो आपसे पूछा गया। क्या हमारा आर्थिक नियोजन है उसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि करना है क्या? अरे सर, कैसी बात कर दी, जनसंख्या वैसे ही बहुत है, विश्व में पहले स्थान पर है, और क्यों करेंगे वृद्धि। चलिएगा, फिर सावधान रहिएगा। अगला प्रश्न है, मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? जो मल्ल महाजनपद था उसकी राजधानी कौन सी थी, ये पूछा गया है। तो बताएंगे, आप सभी को पता है कि कुशीनारा है वो मल्ल जनपद की थी। कौशाम्बी वत्स की थी, आप सभी को पता है। राजपुर या हटक कंबोज की थी, और मिथिला जी की थी वेदई वगैरह। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रश्न वेरी शानदार है कि जो भारतीय ओलंपिक संघ था उसके अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे, आप सभी को पता है, तो द्रौपदी टाटा और आपके एजी नोहरन थे, और इसका जो गठन हुआ था वो 1927 के अंदर हुआ था। 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है, और 1927 में ओलंपिक संघ बनता है। दोनों बातें याद रखनी है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। मित्रों, अरावली पर्वत का निर्माण है वो कौन से काल के अंदर हुआ है, यह प्रश्न आपको पूछा गया है कि अरावली पर्वत है इसका निर्माण कौन से काल में हुआ है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ट्रेसरी मेसोजोइक ये कर ले, नहीं, यहाँ पे पूरा डिटेल के अंदर पूछा गया है। ठीक है, कि डिटेल्ड कौन सा काल है, तो कैलिडोनियन युग है, उसके अंदर अरावली वगैरह सतपुड़ा ये सारे बने हुए हैं। ठीक है, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? मित्रों, एक किताब है जिसका नाम है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछा गया है, और जब बात की गई थी तो इन्होंने पूरे 10 साल की जो राष्ट्रीय योजना क्या होनी चाहिए भारत का, उसका सुझाव दिया था। हम आज भी इस व्यक्ति को क्या कहते हैं, भारत की जो आधुनिक नियोजन है उसका प्रेरणाजनक कहते हैं। तो सर एम विश्वेश्वरैया थे, आपके राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए तो पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे के अनुसार उत्तर से दक्षिण, उत्तर में कौन सी नदी उसको पहले रखनी है, और दक्षिण में कौन सी है उसको क्या करना है, बाद में रखनी है। तो उत्तर की बात करें, यानी कि ऊपर आ जाओ भाई, तो उत्तर के अंदर कौन आ जाएगी? देखिए यहाँ पे नदियां हैं, गोदावरी। चलिएगा, गोदावरी नदी के बारे में आपको याद आया तो ये एक प्रकार से दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कि लगभग दक्षिण के अंदर आएगी। दक्षिण भारत की गंगा इसका नाम है, महाराष्ट्र वगैरह इन राज्यों के अंदर है ये, तो ठीक है। उसके बाद बात की जाए अगर तो कावेरी नदी सर कहाँ पे? कावेरी इससे भी नीचे आ जाएगी, कर्नाटक की नदी है कावेरी नदी। ठीक है सर। उसके बाद बात करते हैं चंबल नदी सर एमपी, सर ऊपर करो इसको, एमपी आई, एमपी को क्या किया जाए, ऊपर किया जाए सर। ठीक है। और नर्मदा गुजरात की सर, उसके बाद किसको रखा जाए, उसके बाद नर्मदा को रखा जाए। तो पहले एमपी ऊपर आता, फिर गुजरात नीचे आएगा। तो 34 किस में आ रहे हैं? ऑप्शन 1 के अंदर ही आ रहा है। लो सर, डी ऑप्शन राइट हो गया। एक तो नदियाँ आती है तो भी सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पाइबोस की प्रथा, आप सिजदा और पाइबोस के लिए याद रखना है किसको? बलबन को ध्यान रखना, ठीक है ना। दरबार में सिजदा करते हैं ना, आदाब सत श्री अकाल रातें चूमना वगैरह, ये प्रथा उसने स्टार्ट करी थी। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार क्या करना है, जमाना है। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, मैं पेपर को उस हिसाब से लेके चल रहा हूं कि अगर आपका पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी चला जाए तो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं। बाकी ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आते हैं, ये इतिहास वाले जो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है एक आधी क्वेश्चन आउट ऑफ चला जाए, ऐसा आपसे पूछ ले। ठीक है, तो उसके लिए आप जरूर इसको बताइएगा। तो बंगाल का विभाजन आप सभी को पता है 1905 के अंदर हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, बोला कौन भूल सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी को पता है कि हमने 1942 में किया था। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट, ये आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में पूछा गया था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई? 1928 में आई थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ, उसको पहले लिख दो, बाद वाले को बाद में। 1905 सबसे पहले आएगा, उसके बाद 1919, फिर आएगा 42, 28 बीच में घुस जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 4 और 3 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला, निम्न में से कौन सा हिमालयी नदियों का लक्षण नहीं है? जो हिमालय की नदियां हैं उनका कौन सा लक्षण नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो भाई हिमालय क्या है, अपने पढ़ा हुआ है, नहीं सीधी सी बात है, ठीक है, भारत का भूगोल नहीं पढ़ा कभी, तो ये आप देख लेना कौन सा है कौन सा नहीं है। अगला देखिएगा, संविधान की उद्देशिका पूछा गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतांत्रिक लोक राज्य वगैरह जो भी है, कि संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम से, यहाँ पे अपने भारत के संविधान में आप सभी को पता है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उन स्वतंत्रताओं का सही क्रम कौन सा है? तो विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान के अंदर। अगर न्याय पूछे कितने प्रकार के न्याय दी गए? 3 प्रकार के न्याय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में कपास की प्रति हेक्टर उपज सर्वाधिक है? अच्छा, राजस्थान, भारत के अंदर सर्वाधिक कपास कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो बात करेंगे पंजाब की। ठीक है, ठीक है। अगला आपको कुछ मिलान करना है, एक तरफ कुछ बांध दिए गए हैं और वो किस राज्य के अंदर है वो आपको मिलान करना है। तो मुझे इतना जरूर पता है कि बाकी कोई चीज़ आपको आए या नहीं आए, लेकिन एक चीज़ मित्रों आपको जरूर आनी चाहिए कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है। और इसके आधार पर आपके सारे बांधों का मिलान अपने आप हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। चलिएगा फिर तो एक ऑप्शन आता है तो हो जाते हैं ऐसे प्रश्न। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ चोटी, आप सबने पढ़ी झारखंड के अंदर, तो पारसनाथ, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समता शामिल सही समूह कौन सा है? मित्रों, भारत के उद्देशिका में आप सभी को पता है समता शब्द लिखा हुआ है। वो समता क्या लिखा हुआ है? सामाजिक और आर्थिक समता लिखा हुआ है, आर्थिक और राजनीतिक समता लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता लिखा हुआ है, या फिर क्या है? सामाजिक और राजनीतिक समता लिखा हुआ है। इसका आप जवाब देंगे फटाफट से, क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा? अरे अगला प्रश्न सर सलीम अली का पूछा। सलीम अली, जिसको हम क्या कहते हैं? पक्षी मैन कहते हैं, बर्ड मैन कहते हैं। इन्होंने तो मित्रों अपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो घना पक्षी विहार, उसमें भी काम किया था। हकीकत में सलीम अली थे कहाँ के? सलीम अली का सेंटर वगैरह पूछे तो केवलादेव में बना हुआ है, लेकिन हकीकत में जो सलीम अली थे वो कहाँ के थे वो आपसे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का थोड़ा सा लूज है अपना स्क्रू। भारत में इनमें से कौन सी सबसे शुद्ध पानी की झील है? हाँ, तो शुद्ध पानी की झील आप सभी बता सकते हैं कि वुलर झील क्या है? भारत की सबसे शुद्ध पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, चिल्का खारे पानी की झील हो जाएगी, लोकटक तैरती हुई झील है, आप सभी को पता है, और सांबर दूसरी खारे पानी की झील है, राजस्थान की बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन्य संरक्षण नीति पूछी गई, राष्ट्रीय वन्य संरक्षण नीति, वन संरक्षण नीति पूछी गई है। तो आप सभी को पता है कि 1948 के अंदर हमारी वन संरक्षण नीति आ गई थी, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नाटो का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा। नाटो, आप क्रिकेट वगैरह गेम वगैरह अच्छे प्रकार से देखते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की सूची दी गई है, तो उनको क्या करना है? मिलान करना है कि कहाँ पे क्या पाया जाता है। ठीक है, तो मिलान वाला तो उधर रह गया, चलिए इसको यहीं से अगर मिला दिया जाए तो कैसा रहेगा? फटाफट से कीजिएगा। भारत का प्रश्न है, भारत के प्रश्न में आप सभी को पता है मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न है वो करा देता हूँ। देखो, कच्छ से आप कर सकते हो। कच्छ अपना कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, तो गुजरात यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या कच्छ गुजरात में क्या पाया जाता है? उससे आप आराम से इसका क्या है आंसर दे सकते हो। ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल का है, वहाँ पे क्या होता है? इससे आप दे सकते हैं। शीत मरुस्थल कौन सा है? हिम तेंदुआ शीत मरुस्थल। ठीक है, कथक है वो क्या है? ये देख लो, एक संविधान सभा का प्रश्न है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष है वो सचिनानंद सिन्हा बने थे। कथक भारत के किस भाग का नृत्य? कथक कहाँ का नृत्य है? आप सभी को पता है कि कथक शास्त्रीय नृत्य है। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक है वो क्या है मित्रों? कथक अपना सबसे एक प्रकार से कहेंगे कि उत्तर प्रदेश का फेमस है, तो उत्तर प्रदेश है, तो भाग कौन सा हो जाएगा? इसने तो भाग पूछा है, तो भाग उत्तरी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला संविधान से प्रश्न है, अच्छा जैव विविधता से प्रश्न है, संविधान का नहीं है, आपका भूगोल का प्रश्न है कि जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी आपकी? तो 14 सितंबर 2010 को। डेट आपको याद रखनी है कि 14 सितंबर 2010 को क्या बना था? जैव विविधता प्राधिकरण बना था। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्या याद रखना पता है? 14 सितंबर 2010 को बना जैव विविधता प्राधिकरण।
14 सितंबर 2018 को संपा की स्थापना होती है, संपा भूगोल में आएगा आपके, ठीक है। 14 सितंबर 2021 को क्या होता है, जीआई टैग मिला था, किसको मिला था, कमेंट करके बताओ फटाफट। मेहंदी लगाते हो कि नहीं लगाते हो। बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था वो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्न आप सभी को पता है कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद होता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। और 31 मई को क्या मनाते हैं हम, तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। जिसने भी ए बताया उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से मित्रों आपकी क्या रहेगी, पीडीएफ रहेगी। कोशिश की जाएगी कि इस पीडीएफ को पूरा डाला जाए टेलीग्राम पे, ताकि आप इसको अच्छे प्रकार से देख लो। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न है, ये प्रश्न आपको आने चाहिए। कोशिश हम ये भी करेंगे कि आंसर की भी साथ में डाली जाए। तो आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और टेलीग्राम पे आरपी स्टडी चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर आपको सूचना मिल सके। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात है, गलत बात है, मैं आपसे नाराज़। सब्सक्राइब करो फटाफट से, लाइक करो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है। चलिए चलते हैं, दुआ में याद रखना, फिर मिलेंगे, मुलाकात फिर होगी। मुसाफिर आप भी हैं, मुसाफिर मैं भी हूँ, हैं किसी मोड़ पर, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।